बताता है कि शुरुआत में वो उसके पैसों की तरफ आकर्षित हुआ था, लेकिन बाद में उसे सच में एमी से प्यार हो गया और अब वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी दौरान शाम हो जाती है और अचानक जंगल में तेज तूफान और भारी बारिश शुरू हो जाती है। सभी लोग भागकर वापस विमान के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें आखिरकार वो चीज दिखाई देती है जिसकी वजह से शायद ये सब हो रहा था। बारिश के कारण विमान की छत का एक हिस्सा टूट जाता है और वहां से कई बड़े बैग नीचे गिरते हैं। जब जैक छत हटाकर ठीक से देखता है तो सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन बैग्स के अंदर सफेद रंग के कई पैकेट भरे हुए थे। सभी तुरंत समझ जाते हैं कि ये ड्रग्स हैं और उनकी कीमत करोड़ों में होगी। अब धीरे धीरे सारी बातें साफ होने लगती हैं। एयरलाइन असल में सामान्य यात्रियों की आड़ में ड्रग्स की तस्करी कर रही थी। शायद इसी वजह से उनकी फ्लाइट टिकट बाकी फ्लाइट से इतनी सस्ती थी। अब डैनी, जिसने पहले गैंग के साथ काम किया था, वो तुरंत पहचान जाता है कि ये बहुत बड़ा ड्रग ऑपरेशन है। उसे समझ आ जाता है कि शायद एयरलाइन का राज किसी तरह लीक हो गया था और इसलिए विमान को जानबूझकर इस जंगल में क्रैश करवाया गया। अब सभी ये समझ जाते हैं कि उनके बीच मौजूद कातिल शायद इन ड्रग्स पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन फिर भी कई सवाल बाकी थे। अगर मकसद सिर्फ ड्रग्स हासिल करना था तो फिर बाकी लोगों को मारने की क्या जरूरत थी। इसी बीच अचानक एमी डरकर विमान से बाहर भाग जाती है। उसे लगता है कि जिसने भी ये सब किया है वो अब उन्हें भी मार देगा। तब डैनी तुरंत उसके पीछे भागता है। उधर केविन कहता है कि किसी को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद लीसा भी बंदूक लेकर एमी को ढूंढने बाहर निकलती है। बाहर तेज बारिश और तूफान की वजह से कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। लीसा जंगल में एमी को ढूंढ रही होती है, तभी पीछे से वही रहस्यमयी कातिल उस पर हमला कर देता है। वो चाकू से लीसा पर कई वार करता है। मरने से पहले लीसा उसकी नकाब हटाने की कोशिश करती है ताकि उसका चेहरा देख सके, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती और कुछ ही पलों में लीसा की भी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब बाकी लोग लीसा की लाश देखते हैं तो सभी पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन कातिल बार बार किसी न किसी को मार रहा था। अब वहां मौजूद हर इंसान दूसरे पर शक करने लगता है, लेकिन किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं था। तभी अचानक क्रिस्टी अपनी बंदूक जैक की तरफ तान देती है। वो कहती है कि उसे जैक के सामान से लीसा की बंदूक की चोरी हुई गोलियां मिली हैं, मतलब जैक ही असली कातिल हो सकता है। लेकिन क्रिस्टी के पास सिर्फ यही सबूत नहीं था, उसे जैक के बैग से एक सैटेलाइट फोन भी मिला था। अब क्रिस्टी पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि जैक ही ये सब कर रहा है। हालांकि जैक खुद को बेगुनाह बताता है। वो कहता है कि हाँ, उसने लीसा की बंदूक से गोलियां निकाली थीं, लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा था कि लीसा ही कातिल है। वो सिर्फ बाकी लोगों की सुरक्षा चाहता था, लेकिन सैटेलाइट फोन उसका नहीं था। जैक कहता है कि असली कातिल ने ही उसे फंसाने के लिए वो फोन उसके बैग में रखा है। तभी केविन जल्दी से कहता है कि उन्हें उस सैटेलाइट फोन से तुरंत मदद मांगनी चाहिए, लेकिन क्रिस्टी बताती है कि वो पहले ही कोशिश कर चुकी है। फोन में एक पासवर्ड लगा हुआ है और बिना पासवर्ड के वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब क्योंकि फोन जैक के बैग से मिला था, इसलिए सभी को लगता है कि पासवर्ड सिर्फ जैक को ही पता होगा। लेकिन जैक बार बार कहता है कि फोन उसका नहीं है और उसे कोई पासवर्ड नहीं पता। अब डैनी गुस्से में जैक पर हमला कर देता है, लेकिन केविन उसे रोकते हुए कहता है कि अगर उन्होंने जैक को मार दिया तो फिर फोन कभी अनलॉक नहीं होगा और तब वो लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए फिलहाल जैक को जिंदा रखना जरूरी था। इसके बाद वो लोग जैक को बांध देते हैं। अब बचे हुए 4 लोग फैसला करते हैं कि किसी को जैक से सच उगलवाना होगा और आखिरकार ये जिम्मेदारी डॉक्टर केविन को दी जाती है। केविन जैक के पास जाकर एक बार फिर उससे पासवर्ड पूछता है, लेकिन जैक फिर वही कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। अब मजबूर होकर केविन उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वो उसके नाखून उखाड़ने लगता है। उधर उसी समय क्रिस्टी, डैनी और एमी पहाड़ पर लगे जीपीएस डिवाइस को चेक करने निकलते हैं। वहां पहुंचकर वो लोग देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने जीपीएस डिवाइस की वायर निकाल दी थी। मतलब इतने समय से कोई सिग्नल बाहर जा ही नहीं रहा था। अब क्रिस्टी जल्दी से वायर वापस जोड़ती है और आखिरकार जीपीएस डिवाइस दोबारा चालू हो जाती है। अब उनकी लोकेशन अमेरिका तक पहुंच जाती है, जहां लोग कई दिनों से उस लापता विमान को खोजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि लोकेशन अमेजन जंगल के उस हिस्से में थी जो अमेरिका की सीमा के बाहर आता था। ऊपर से एयरलाइन भी अमेरिकी रजिस्टर्ड नहीं थी, इसलिए अमेरिकी सेना वहां सीधे नहीं जा सकती थी। इसी दौरान एक सरकारी इन्वेस्टिगेटर जिसका नाम क्लेयर था, एयरलाइन के ऑफिस पहुंचती है। वो कंपनी के खिलाफ जांच शुरू करने का आदेश देती है, क्योंकि उनका एक विमान कई दिनों से गायब था और कंपनी ने इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन एयरलाइन की मैनेजर कोरा मुस्कुराते हुए कहती है कि वो आराम से जांच कर सकती है, क्योंकि विमान अमेरिका के बाहर क्रैश हुआ है और वहां सिर्फ मैक्सिकन आर्मी ही जा सकती है। इसी दौरान एक बड़ा खुलासा होता है। वो इन्वेस्टिगेटर क्लेयर असल में जैक की पत्नी थी और जैक एयरलाइन के खिलाफ एक गुप्त मिशन पर गया था। वो इस पूरी ड्रग तस्करी की जांच कर रहा था, इसीलिए क्लेयर अब उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इस खुलासे के बाद एक बात साफ हो जाती है, जैक असली कातिल नहीं हो सकता, लेकिन जंगल में मौजूद बाकी लोग अभी भी उसी पर शक कर रहे थे। उधर जंगल में क्रिस्टी अकेले जैक के पास आती है। अब उसे भी लगने लगा था कि शायद जैक को फंसाया जा रहा है। जैक उसे समझाता है कि अगर वो सच में कातिल होता
तो वो सिर्फ गोलियां नहीं बल्कि पूरी बंदूक चुरा लेता और फिर बाकी लोगों को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्रिस्टी को उसकी बात सही लगती है, इसलिए वो चुपचाप जैक की रस्सियां खोल देती है और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहती है ताकि बाकी लोग उसे दोबारा टॉर्चर ना कर सकें। अगली सुबह जब बाकी लोग देखते हैं कि जैक गायब है तो वो हैरान रह जाते हैं। क्रिस्टी ऐसे व्यवहार करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन डैनी और एमी डर जाते हैं क्योंकि अगर जैक सच में कातिल हुआ तो अब वो आजाद था और वो किसी से भी बदला ले सकता था, खास तौर पर केविन से, जिसने पिछली रात उसे बुरी तरह टॉर्चर किया था। अब केविन खुद डरने लगता है। तभी डैनी फैसला करता है कि वो एमी को लेकर बाकी लोगों से अलग हो जाएगा क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं था। लेकिन क्रिस्टी उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर सभी अलग अलग हो गए तो असली कातिल के लिए लोगों को मारना और आसान हो जाएगा। लेकिन डैनी कहता है कि इतने दिनों तक साथ रहने के बावजूद उनके कई साथी मर चुके हैं, इसलिए अब अलग होना ही बेहतर है। उधर जैक भी कैंप से दूर जाकर अकेले रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है क्योंकि अब सिर्फ क्रिस्टी को छोड़कर बाकी सभी उसे कातिल मान रहे थे। इसी बीच डैनी एमी को भरोसा दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो कहते हैं कि अब जीपीएस डिवाइस चालू हो चुकी है और जल्द ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाएगी। और सच में ऐसा ही होता है। मैक्सिकन आर्मी को आखिरकार उनका सिग्नल मिल जाता है। अब सेना की एक टीम हेलीकॉप्टर लेकर अमेज़न जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। उधर जंगल में डैनी और एमी एक साथ बैठे हुए थे जबकि बाकी लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए थे। तभी अचानक पूरे जंगल में कई गोलियों की आवाज गूंजती है। ये आवाज सुनकर बाकी सभी लोग तेजी से वापस कैंप की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि डैनी और एमी दोनों जमीन पर पड़े थे। किसी ने पीछे से गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी थी। अब जंगल में सिर्फ 3 लोग बचे थे, क्रिस्टी, डॉक्टर केविन और जैक। तीनों एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगते हैं क्योंकि अब साफ था कि असली कातिल इन्हीं 3 लोगों में से कोई एक है, वही इंसान जिसने शुरू से एक एक करके सबको मारा। उधर दूसरी तरफ सेना का हेलीकॉप्टर भी धीरे धीरे उसी लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था। आगे की कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट सामने आएंगे जहां पता चलेगा कि असली कातिल कौन है और आखिर इस पूरे प्लेन क्रैश के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था। बाकी कहानी देखेंगे अगले पार्ट में।